बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। सोच और विचारों का अंधेरा अंधेरे से भी ज्यादा भयंकर होता है, खतरनाक होता है। वृक्ष इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने अपने जीवन में कितने फूल खो दिए, कितने फल खो दिए। वृक्ष इस बात पर व्यथित नहीं होता कि अपने जीवन में उसने कितने फूल खो दिए, कितने फल खो दिए, बल्कि वो नए सृजन में लगा रहता है। लेकिन कोई भी मनुष्य अगर उसको ये लगे कि उसने जीवन में सिर्फ खोया ही खोया है, तो इस पीड़ा को भूल करके आप नया क्या कर सकते हैं, क्या नया सृजन आप कर सकते हैं, इस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। प्रकृति से सीखना चाहिए। वृक्ष जान करके भी अपने नए सृजन में लगा रहता है, अपनी पीड़ा भूल करके नए सृजन में लगा रहता है। सोच है मानव प्रगति, सोच ही संताप है, सोच से ही शांति मिलती, सोच ही अभिशाप अभिशाप है। त्याग के कुविचार जब सुविचार का सत्कार होगा, सत्य की धरती पर उतरो, स्वप्न तब साकार होगा। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन, अपने स्व नक्षत्र में आना, पुनर्वसु नक्षत्र में आना, मिथुन राशि के जातकों को किस तरीके का बदलाव दे सकता है। मिथुन राशि आपके जन्म की है, कहने के नाम से मिथुन राशि के हैं, या लग्न आपकी मिथुन राशि की है, तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र गोचर को समझने के लिए इस वीडियो में आपको रुकना पड़ेगा। 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आए थे, मिथुन राशि में। लग्न में मिथुन राशि में इनका गोचर और इनकी दृष्टियां पड़ रही थी आपके पंचम भाव में, आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होती है, वो दृष्टि आपके लिए प्रमोटिंग दृष्टि होती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपका उत्थान चाहते हैं, और सातवें भाव पर जो इनकी दृष्टि होती है वो समीक्षात्मक दृष्टि होती है। वहां ये समीक्षा करते हैं, कहां सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है, कहां सुधार की आवश्यकता है। और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होती है वो ब्लेसिंग दृष्टि होती है, आशीर्वादात्मक दृष्टि होती है। अब देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर करके आपके पंचम भाव को देख रहे थे, आपके सप्तम भाव को देख रहे थे, आपके नवम भाव को देख रहे थे। जैसा आप सभी जानते हैं, सभी वीडियोज आपने देखे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ही अच्छा बताया जाता रहा है। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, कितना आपके साथ अच्छा हुआ, देवगुरु बृहस्पति का कितना आशीर्वाद आपको मिला। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, आपके कर्म के भी स्वामी होते हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, आपके जीवन साथी का है, आपकी बौद्धिक प्रखरता का है। वहीं दसम भाव आपके कर्म का है, आपके संचित कर्मों का है, आपके पिता का है। पंचम भाव पर दृष्टि, सप्तम भाव पर दृष्टि, नवम भाव पर दृष्टि, और जिस तरीके से उन्नति आपकी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपका विकास होना चाहिए था, जिस तरह से आपको लाभ मिलने चाहिए थे, देवगुरु बृहस्पति नहीं दे पाए। उसके पीछे कारण था, पहले ये मंगल के नक्षत्र में रहे हैं, और
उसके बाद ये आर्द्रा नक्षत्र में रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव जिसको कहते हैं। अब प्रारब्ध और भाग्य के भाव पर राहु जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठेंगे तो भाग्य का फल कहां मिल पाएगा अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही थी, लेकिन कमजोर दृष्टि थी। इसलिए कमजोर दृष्टि थी कि राहु के स्वयं के प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति थे। जैसे एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा उपदेशक किसी दुष्ट व्यक्ति के चंगुल में फंसा हो तो वो अपनी नॉर्मल प्रकृति से, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति यानी आपका सद्ज्ञान, बृहस्पति यानी आपका परिवार, आपका बैंक बैलेंस, नैसर्गिक कारकत्व है इनका। आपके परिवार पर, पैतृक संपत्ति पर, आपकी सेविंग पर, आपकी शिक्षा पर, आपके संतानों के लिए, आपके अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपकी तरक्की के लिए कारकत्व इनका नवम भाव आपके प्रारब्ध पर भी होता है, आपके भाग्य पर भी होता है, और आपको आपकी परिश्रम का मिलने वाला फल वह भी इनका कारकत्व है। अब देवगुरु बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर, राहु के नक्षत्र में गोचर, और राहु स्वयं शनि की राशि कुंभ में नवम भाव में, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं कहा जा सकती थी। तो राहु की वजह से देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे पाया आपको। अब इसका ब्रह्मांडीय असर भी होता है, सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं। गुरु आकाश तत्व है, गुरु आकाश तत्व है। गुरु जब प्रभावित होता है, शनि जब प्रभावित होता है, तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। राहु जब डिस्टर्ब करता है, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले, जब राहु के नक्षत्र से देवगुरु बृहस्पति उतरने वाले थे, अपने नक्षत्र में जाने वाले थे, तो जाते जाते संतों की निंदा कितने लोगों ने करी, धर्म अध्यात्म की निंदा कितने लोगों ने करी। राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यक्ति की बौद्धिक सद्बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसको वो सभी लोग शत्रु नजर आने लगते हैं जो उसके हितैषी होते हैं, जो उनके कल्याण की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो अध्यात्म की बात करते हैं। ऐसे लोगों पे स्वतः अंतर विरोध हो जाता है जब ज्ञान का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति राहु जैसे ग्रहों के नक्षत्र में। राहु का नक्षत्र और देवगुरु बृहस्पति का अब अपने नक्षत्र में 13 अगस्त से आना, अतिचारी होकर के 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में अपनी अगली राशि में चला जाना, इन सबका प्रभाव इसी वीडियो में बता रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य रख करके सुनते जाइएगा। देखिए, गुरु जब जब अतिचारी होते हैं, इतिहास गवाह है, महाभारत काल से लेकर के आज तक जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो भूमंडल पर उसका बहुत गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है विध्वंस के रूप में। और विध्वंस होता है किनका? अधर्मियों का, कुपंथी जनों का, गलत मार्ग पर चलने वालों का।
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब जब ऐसा होता है तब तब देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना एक तरीके से परमात्मा की उस शक्ति का पुनः अवतार लेना है, और फिर विध्वंस की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और उस विध्वंस की प्रक्रिया में आपने देखा, पीछे भी उठा करके देखिएगा, गूगल में डाल करके सर्च करके देखिएगा कि जब जब गुरु अतिचारी होगा तो विध्वंसात्मक कार्यवाहियां होती हैं, और उसमें बहुत जन की हानि होती है, बहुत लोगों की हानि होती है। लेकिन उनकी हानि कतई नहीं होती जो धर्म के अनुयायी हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो कभी गलत नहीं करते हैं। तो अब गुरु यहां पर बलि होकर के अपने नक्षत्र में आकर के पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव लग्न में बैठ करके, अब यहां पर पंचमे शुक्र भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि इनका तो एक थोड़ा से अवधि तक रहना है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में तो रहेंगे 18-19 जून तक, 2026 तक। तो अगर कोई गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन बता करके कोई प्रेडिक्शन करे तो ये तो अल्पकालिक प्रेडिक्शन है, ये कोई बहुत अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र एक एक महीने में चेंज होता रहता है। मेन चीज है गुरु का अपने नक्षत्र में गोचर, और ये लंबी अवधि तक रहना है, यानी 18-19 जून 2026 तक रहना है। अब इस अवधि में देव गुरु बृहस्पति पूर्ण बली हो जाएंगे। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ना वैसी मनोवृत्ति होगी कि किसी संत की निंदा करे, क्योंकि गुरु यहां बलवान हो रहे हैं और राहु को सुधार रहे, राहु पर दृष्टि डाल रहे, नवम दृष्टि। गुरु की प्रथम दृष्टि पंचम भाव में, जो आपकी शिक्षा का है, आपकी संतानों का है, आपकी तरक्की का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, प्रेम संबंधों का है। यहां सब कहीं आपको अच्छे परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे, तरक्की होने लगेगी, शिक्षा के व्यवधान नष्ट होंगे, आपके संतानों की भी तरक्की होगी। प्रेम संबंध विवाह में परिणित हो सकते हैं। बहुत समय से प्रेम चला आ रहा है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, बाधाएं पड़ रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। तो यहां जो मोटिवेशनल दृष्टि इनकी पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो इससे जुड़े सकारात्मक रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जहां आप नकारात्मक पक्ष को पकड़ रहे थे, अब सकारात्मक पक्ष को पकड़ेंगे। गिलास आधा भरा है, इसमें दो दृष्टियां हैं। जो नकारात्मक दृष्टि वाले हैं वो कहते हैं गिलास आधा खाली है, और जो पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं वो कहते हैं गिलास आधा भरा है, आधा हम भर लेंगे। ऐसा ही है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके अंदर मोटिवेशनल विचार आएंगे, निराशा से दूर हो जाएंगे, आशाएं आपके अंदर बढ़ जाएंगी, उनको पूरा करने की शक्ति भी पैदा होगी। दूसरी दृष्टि जो सातवीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो अगर आपके स्पाउस के बीच में कोई मतभिन्नता चल रही थी तो अब बड़ी सहजता से उसका निवारण आप कर पाएंगे बातचीत के माध्यम से। अपनी कमी भी समझेंगे, दूसरे की भी कमी सामने वाला भी स्वीकार करेगा, यानी यहां प्लीजेंट स्थितियां हो जाएगी। व्यापार में अगर पार्टनर्स के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था वो भी ठीक हो जाएगा। आप अपने व्यापार को किस तरीके से तरक्की की ओर ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, इसके अंदर आपकी बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी, समीक्षात्मक दृष्टि। आप समीक्षा करके अपने व्यापार को अच्छी और ऊंची दिशा दे सकते हैं, तरक्की की दिशा दे सकते हैं। ऐसा आपके अंदर बौद्धिक क्षमता पैदा हो जाएगी। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि, राहु बैठ करके भाग्य को तहस नहस कर रहे हैं, शनि दशम भाव में बैठ करके उसको तहस नहस कर रहे हैं। यहां पर सुधार चालू हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा।
घर के बड़े बुजुर्गों का आपको संबल मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वचन मिलेगा और आगे बढ़ने लग जाएंगे आप। अब गुरु का जो अपना कारकत्व है, परिवार, बैंक बैलेंस, सेविंग, शिक्षा, तरक्की, भाग्य और आपका मेहनत का फल, ये सब जगह पर आपको देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ये अगली राशि यानी कर्क राशि पर जाएंगे, आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जाकर के इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी छठे घर में पड़ेगी, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी और तीसरी दृष्टि आपके कर्म पर पड़ेगी। यानी यहां पर सब कहीं सुधार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। शत्रु आपके, उनके बीच में आपके बीच में सामंजस्य होने लगेगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। खर्चे आपके पूरे होंगे, आपका ऋण उतर सकता है। वहीं जो आपका गुप्त धन था, जो आपका पैसा कहीं डूबा था, वो वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति की बाधाएं समाप्त होंगी और जो इनकी नवम दृष्टि, ब्लेसिंग दृष्टि है कर्म क्षेत्र में, वहां से आपको आशीर्वचन मिलने लगेगा। आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारी आपका सहयोग करने लग जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की एक अपना एक मूल स्वभाव है। जैसे आपके घर में आपका कोई सीनियर मोस्ट, जिसको आप बहुत सम्मान करते हैं, जिसको आप अपने सदगुरुदेव को मान लो, किसी को भी मान लो जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं, वो आपके घर में आया हो, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर एक ऐसा भय महसूस करेंगे कि जैसे कोई गलती ना हो जाए, मतलब एक सम्मान की दृष्टिकोण से। तो ऐसा ही जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर करते हैं तो थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के आपके अंदर शिथिलता रहे। द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपनी कार्यशैली, आप अपनी कर्तव्य शैली बहुत नियमित रखनी पड़ेगी। जैसे कोई सदगुरुदेव, आपका बहुत सम्मानित व्यक्ति जिसको आप बहुत मान सम्मान देते, घर में आवे तो आपका परिवार पूरा कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली अपनाने लगता है। फिर कोई नहीं 9 बजे सो करके उठेगा, 10 बजे सो करके उठेगा। फिर कोई नहीं शौचालय जाकर के तुरंत चाय पानी करने लगेगा, नाश्ता करने लगेगा, स्नान करके करेगा, है ना। आप अपनी कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली अपनाते हैं जब कोई सीनियर मोस्ट जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं वो आपके घर में हो। तो ऐसा ही देवगुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना, द्वितीय अग्नि आपके घर में बैठना, आपको ये करना पड़ेगा। कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, तभी आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री। अब वक्री, शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, यानी आपको मिलने वाले फायदे बड़ी लंबी अवधि तक मिलते चले जाएंगे। जल्दबाजी यहां नहीं होगी। मान लो शरबत बट रहा है और बांटता चला जा रहा है रफ्तार में, तो आपको हो सकता है आधे गिलास ही मिल पाए, लेकिन इत्मीनान से बांट रहा कोई तो आप पूरा पूरा गिलास भर लेंगे, सुराही भर लेंगे। ऐसे ही जब वक्री हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति तो आपको सबको खूब मिलता है और ये फिर द्वितीय भाव का भी रिजल्ट देंगे और लग्न का भी रिजल्ट देंगे, यानी सब तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का स्वनक्षत्र में गोचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और यही कामना है कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपके जीवन के कष्टों का निवारण हो। प्रेम से बोलिए जय माता।